प्रिय विद्यार्थियों, आपके सामने सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है और यह क्वेश्चन पेपर वर्ष 2023 का है और सेट 2 है और इस क्वेश्चन पेपर का कोड है 825 EY और इस वीडियो में मैं इसी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर दिया हुआ है ये 20 बहुविकल्पी प्रश्न है जो कि OMR में जिसका उत्तर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था। ये यहाँ पर पूछा गया है कि 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था। तो इसमें 4 विकल्प दिया हुआ है। पहला विकल्प है जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार, दूसरा है सामंती व्यवस्था का अंत, तीसरा है संपत्ति का अधिकार और चौथा है कानून के समक्ष समानता। तो सबसे पहले मैं आपके हिस्ट्री के बुक में इस क्वेश्चन को देख लेता हूँ कि यह प्रश्न कहाँ से दिया गया है। उसके बाद हम इस प्रश्न के उत्तर को जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, यानी कि नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है, जो कि 1804 में पारित हुआ था। इसमें जो विशेषताएं दिया हुआ है, सबसे पहला दिया है जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया। इस पॉइंट को विशेष ध्यान दीजिए कि नेपोलियन की जो नागरिक संहिता थी, यानी नेपोलियन का जो कोड था, उसमें जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कानून के समक्ष बराबरी को रखा गया। तीसरी बात, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। यहाँ पर दिया है सामंतिक व्यवस्था को खत्म किया गया। तो जो आपके प्रश्न में 4 विकल्प दिया हुआ है, एक तो दिया है कि जन्म पर आधारित विशेषाधिकार विकल्प में दिया है जिसे कि समाप्त कर दिया गया। दूसरा विकल्प दिया है कि कानून के समक्ष बराबरी, और तीसरा विकल्प दिया है संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखा गया, और चौथा विकल्प दिया है सामंती व्यवस्था को खत्म किया गया। तो ये 4 विकल्प दिया है और चलते हम प्रश्न को देखते हैं कि क्या उसका उत्तर होगा। तो इस प्रकार हम पहले प्रश्न के उत्तर के निष्कर्ष पर अब हम पहुंच गए होंगे कि 1804 के नेपोलियन कोड में निम्नलिखित में से किसको नहीं जोड़ा गया था। ये देखिए, जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार, ये जो जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार था, इसको जो है कि समाप्त कर दिया गया था। तो प्रश्न नंबर 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। और सामंती व्यवस्था का अंत कर दिया गया, ये तो ठीक है। संपत्ति के अधिकार को बरकरार रखा गया, ये भी सही है। कानून के समक्ष समानता को रखा गया, ये भी सही है। तो ये बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, लेकिन ये जो जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार था, इसको समाप्त कर दिया गया था। तो प्रश्न नंबर 1 का करेक्ट उत्तर है अ। दूसरा प्रश्न है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1689, 1779, 1789, 1889। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1789। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है कि 1861 में आपको पता होगा कि इटली का एकीकरण हुआ था। तो जब इटली का एकीकरण हुआ तो सम्राट किसे घोषित किया गया था? तो इसमें ऑप्शन जो दिया है इमैनुएल द्वितीय, ज्यूसेppe मैज़िनी, विलियम प्रथम, ज्यूसेppe गैरिबाल्डी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इमैनुएल द्वितीय के। तो जब इटली का एकीकरण हुआ 1861 में तो सम्राट किसे घोषित किया गया था? इमैनुएल द्वितीय को। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि इटली के एकीकरण में 3 लोगों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक था ज्यूसेppe मैज़िनी का, दूसरा था ज्यूसेppe गैरिबाल्डी का, और तीसरा था काबूर का। तो इटली के एकीकरण में इनको त्रिमूर्ति कहा जाता है। ज्यूसेppe मैज़िनी, गैरिबाल्डी और काबूर को त्रिमूर्ति कहा जाता है इटली के एकीकरण के संदर्भ में। और एक बात और यहाँ बताना चाहता हूँ कि जब इटली का एकीकरण हुआ तो विक्टर इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का सम्राट घोषित किया गया था, और विक्टर इमैनुएल द्वितीय ये सार्डिनिया पिडमांट का शासक था। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। चौथा प्रश्न है बेल्जियम कहाँ स्थित है। यहाँ जो ऑप्शन दिया है अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यूरोप। बेल्जियम कहाँ स्थित है? यूरोप में स्थित है। यहाँ आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा है बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग से लगती है। तो इस पर भी प्रश्न पूछ चुका है कि बेल्जियम की सीमा किन किन देशों से मिलती है। तो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। और यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि बेल्जियम हमारे किस भारतीय राज्य से क्षेत्रफल में छोटा है। तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 5, 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन, अत्यधिक निवेश, बैंकों का निजीकरण,
उद्योगों की संख्या में वृद्धि। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि 1929 में जो आर्थिक महामंदी आई थी उसका मुख्य कारण था कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इस महामंदी के कई कारण थे, यहाँ पर कारण दिया हुआ है। यह हम पहले ही देख चुके हैं कि युद्धोत्तर विश्व अर्थव्यवस्था कितनी कमजोर थी। पहला कारण दिया हुआ है कि यह था कि कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या बनी हुई थी। तो आर्थिक महामंदी का पहला कारण क्या था? कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रश्न नंबर 5, 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। प्रश्न नंबर 6 दिया है कि अफ्रीका में रिंडरपेस्ट क्या था? ये ऑप्शन ए एक जानवर, एक घटना, एक खेल, एक बीमारी। तो अफ्रीका में रिंडरपेस्ट क्या था? एक बीमारी थी, ये पशु बीमारी थी। प्रश्न नंबर 7 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है? देखिए जो विकल्प दिया हुआ एक मुद्रा दिया है, ये एक संघीय सूची का विषय है। विदेशी कार्य दिया है, ये भी संघीय सूची का विषय है। बैंकिंग, ये भी संघीय सूची का विषय है। व्यापार आपका जो है राज्य सूची का विषय है। तो प्रश्न नंबर 7 का करेक्ट आंसर है ब, व्यापार। प्रश्न नंबर 8 दिया है कि निम्नलिखित में संघात्मक शासन कहां नहीं है? भारत, श्रीलंका, बेल्जियम, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो प्रश्न नंबर 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, श्रीलंका। भारत में संघात्मक शासन है, बेल्जियम में भी संघात्मक शासन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी संघात्मक शासन है, जबकि श्रीलंका में संघात्मक शासन नहीं है। तो प्रश्न नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 9 दिया है निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? यहां दिया है स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन, इसका संबंध लोकतंत्र से है। बी दिया है उत्तरदायी शासन, इसका भी संबंध लोकतंत्र से है। और सी दिया है कि कानून के समझ समानता, तो इसका भी संबंध लोकतंत्र से है। और जो डी दिया है बहुसंख्यकों का शासन, ये इसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। तो प्रश्न नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? पहला विकल्प दिया है शक्तियों का वितरण, दूसरा विकल्प दिया है शक्तियों का केंद्रीकरण, तीसरा विकल्प दिया है सर्वोच्च न्यायपालिका और चौथा विकल्प दिया है कठोर संविधान। तो देखिए ये जो संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है पूछा है, जो पहला विकल्प दिया है शक्तियों का वितरण होता है, यानी ये ऐसी संघात्मक शासन व्यवस्था जो होती है उसमें शक्तियों को वितरण कर दिया जाता है। केंद्र सरकार की अलग शक्तियां, राज्य सरकार की अलग शक्तियां और लोकल गवर्नमेंट की अलग शक्तियां। तो जब शक्तियों का वितरण होता है तो शक्तियों का केंद्रीकरण कैसे होगा? तो ये जो ऑप्शन बी दिया है ये गलत है। जो संघात्मक शासन होती है उसमें शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, सेंट्रलाइजेशन नहीं होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है। जब यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि शक्तियों का वितरण हो जाता है तो केंद्रीकरण कैसे होगा? तो ये आपका प्रश्न नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, शक्तियों का केंद्रीकरण। कठोर संविधान हो सकता है, संघात्मक शासन में कठोर संविधान हो सकता है, सर्वोच्च न्यायपालिका भी हो सकती है और शक्तियों का वितरण भी होता है, लेकिन शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होता है। तो ये संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है, शक्तियों का केंद्रीकरण। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है कि कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो यह प्रश्न आपको अच्छी तरह से इसका उत्तर पता होगा कि इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, काली मिट्टी। प्रश्न नंबर 12 दिया है कर्तन एवं दहन कृषि, झूम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में अपनाई जाती है? देखिए कर्तन एवं दहन कृषि को झूम कृषि भी कहा जाता है। अब पूछा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अपनाई जाती है? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मिजोरम में, उत्तराखंड में। यह प्रश्न आपका भूगोल विषय से दिया गया है। सबसे पहले मैं भूगोल की पुस्तक में आपको इसको दिखाता हूं कि कर्तन एवं दहन कृषि कहां पर दिया हुआ है और फिर झूम कृषि यानी कि कर्तन एवं दहन कृषि कहां पर की जाती है। देखिए ये झूम लिखा हुआ है, यह आपका जो भूगोल की पुस्तक है कृषि नामक चैप्टर नंबर 4 में दिया हुआ है कि झूम के बारे में एक टॉपिक दिया हुआ है और इसको कर्तन दहन प्रणाली और इंग्लिश में स्लैश एंड बर्न कृषि कहा जाता है। अब इसको मैक्सिको और मध्य अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है, वेनेजुएला में किस नाम से जाना जाता है, तो ये वगैरह वगैरह सब दिया हुआ है। और लास्ट में दिया है कि झूम कृषि को मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया के नाम से जाना जाता है, आंध्र प्रदेश में पोडू या पेड़ा के नाम से जाना जाता है, उड़ीसा में पोमाडाम्बी या कुमान के नाम से या बरीगा के नाम से, पश्चिमी घाट में कुमारी के नाम से जाना जाता है,
दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्टरे के नाम से जाना जाता है, हिमालयन क्षेत्र में खील के नाम से जाना जाता है, झारखंड में कुरवा के नाम से जाना जाता है, और उत्तर पूर्वी प्रदेश में, देखिए यही प्रश्न आपका पूछा है कि उत्तर पूर्वी प्रदेश में झूम के नाम से जाना जाता है। यानी कि कर्तन एवं दहन प्रणाली को झूम के नाम से कहा जाना जाता है? उत्तर पूर्वी प्रदेश में। उत्तर पूर्वी प्रदेश में। चलते हैं प्रश्न की तरफ। अभी हमने देखा कि कर्तन एवं दहन प्रणाली यानी कि झूम कृषि को उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। तो इसमें राजस्थान नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, उत्तराखंड भी नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, आपका मिजोरम नॉर्थ ईस्ट में है। तो प्रश्न नंबर 12 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मिजोरम, क्योंकि यह उत्तर पूर्वी भारत में स्थित है। ये प्रश्न जो है कर्तन एवं दहन कृषि यानी झूम कृषि कहाँ अपनाई जाती है? मिजोरम में। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा एक आधारभूत खनिज है? अभ्रक, मैग्नीज, लौह अयस्क, तांबा। अब आप स्वयं इस प्रश्न पर विचार करिए कि आधारभूत खनिज किसे कहते हैं, और चारों खनिजों में से आधारभूत खनिज कौन सा हो सकता है? तो इस आधारभूत खनिज जो चैप्टर आपका भूगोल में दिया हुआ है इसको हम देखते हैं। देखिए यहां पर लिखा है लौह अयस्क, और यहां लिखा है लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है। तो अब आपको ये प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत खनिज है? तो करेक्ट आंसर हो गया आपका लौह अयस्क। तो प्रश्न नंबर 13 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी लौह अयस्क। 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? देखिए ऊर्जा के परंपरागत स्रोत होते हैं, दूसरा स्रोत होता है वह होता है गैर परंपरागत स्रोत। परंपरागत स्रोत में आपका लकड़ी, उपले, कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। देखिए यहां पर कोयला दिया हुआ है, आपका दिया है ना। परंपरागत स्रोत में एक आपका लकड़ी हो गया, एक उपले हो गए, तीसरा कोयला हो गया, चौथा विद्युत हो गया, पांचवा पेट्रोलियम हो गया, छठवां प्राकृतिक गैस। तो ये जो है कोयला आपका परंपरागत स्रोत होता है, जबकि पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस, मतलब जितने शब्दों में ऊर्जा शब्द लगा हुआ है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस, ये सब क्या है? गैर परंपरागत है। पवन ऊर्जा भी गैर परंपरागत है, ज्वारी ऊर्जा भी गैर परंपरागत है, सौर ऊर्जा भी गैर परंपरागत है, कोयला ही केवल आपका परंपरागत स्रोत है इस विकल्प में से। 15वां प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो बॉक्साइट को कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चा माल के रूप में प्रयोग करता है? कागज, लौह एवं इस्पात, एल्यूमिनियम, सीमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एल्यूमिनियम। यानी बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में एल्यूमिनियम उद्योग में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 16 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश है? देखिए भारत विकसित देश नहीं है, ब्राजील यह भी विकसित देश नहीं है, फ्रांस हाँ यह विकसित देश है। फ्रांस यूरोप में स्थित एक देश है और यह एक विकसित देश है। तो 16 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी फ्रांस। 17वां प्रश्न है कि किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार क्या होता है? स्वास्थ्य एवं शिक्षा का स्तर ये तत्व होता है, प्रति व्यक्ति आय यह भी आवश्यक है, और व्यक्तियों का साक्षरता दर यह भी आवश्यक है, और इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर होगा डी, इनमें से सभी। यानी किसी देश के विकास को निर्धारित करना है तो उसका आधार क्या होगा? स्वास्थ्य भी होगा, शिक्षा भी होगा, प्रति व्यक्ति आय भी होगा, और व्यक्तियों का साक्षरता दर भी होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 18 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है? यानी ग्रामीण क्षेत्र यानी रूरल एरिया का अगर विकास करना है तो नियमित कार्य उनको मिलना चाहिए, उपज की उचित कीमत भी मिलनी चाहिए, उनको बेहतर मजदूरी भी मिलनी चाहिए। तो प्रश्न नंबर 18 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 19 दिया है, निम्नलिखित में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र कहा जाता है? देखिए आपका 3 क्षेत्रक होता है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक। तो प्राथमिक क्षेत्रक को कृषि एवं सहायक क्षेत्रक कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए।
द्वितीयक क्षेत्रक को औद्योगिक क्षेत्रक कहा जाता है और तृतीयक क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक कहा जाता है। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रारंभिक क्षेत्रक को कृषि एवं सहायक क्षेत्रक कहा जाता है। 20वां प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? 76 में, 96 में, 86 में, 1966 में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1986 में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, कोपरा अधिनियम पारित किया गया था। और इस तरीके से आगे प्रश्नों को आप देख लीजिए कौन कौन सा लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है। ये सेट नंबर 2 है, 2023 का सॉल्यूशन किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है नेपोलियन कौन था, उसके सुधार क्या थे, उसके सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा, और उसके अथवा में सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या अर्थ है दिया है। फिर सिविक्स का क्वेश्चन दिया है और इस तरीके से क्वेश्चन आगे बढ़ता हुआ अब हम चलते हैं मानचित्र संबंधी प्रश्न की तरफ। यहाँ लिखा हुआ है मानचित्र संबंधी प्रश्न, प्रश्न संख्या 9A तथा 9B मानचित्र से संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखाचार मानचित्र में इस चिन्ह के द्वारा, ये जो चिन्ह दिया हुआ है, नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही स्थान अंकन के लिए आधा आधा अंक निर्धारित है। प्रश्न नंबर 9A का पहला प्रश्न दिया है, वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास में। तो भारत के मानचित्र में आप मद्रास को दर्शाइए। दूसरा प्रश्न है, वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया। तो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या है आपका? दांडी। तीसरा प्रश्न है, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। ये इसका करेक्ट आंसर है अहमदाबाद। चौथा प्रश्न है, वह स्थान जहां जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसका उत्तर है अमृतसर। और पांचवा प्रश्न है, वह स्थान जहां 1920 में असहयोग आंदोलन का उद्घोष हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर है कलकत्ता। चलते हैं भारत के मानचित्र में इन पांचों प्रश्नों को दर्शाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा है प्रश्नोत्तर 9A और इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 पांचों स्थान को दर्शा दिया है। पहला प्रश्न था कि वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। तो ये मद्रास का लोकेशन है और एरो बना करके मैंने मद्रास लिख दिया। दूसरा प्रश्न दिया था कि वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया। तो नमक बनाना महात्मा गांधी ने कहाँ प्रारंभ किया था? दांडी नामक स्थान पर। तो इस तरीके से एरो बना करके, चूंकि दूसरा प्रश्न है तो मैंने लिख दिया दांडी। तीसरा प्रश्न था कि वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। तो सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह कहाँ किया था? अहमदाबाद में। तो ये है आपका अहमदाबाद का लोकेशन। और नंबर 3 चूंकि प्रश्न था तो नंबर 3 लिख करके लिख दिया अहमदाबाद। चौथा प्रश्न था कि वह स्थान जहां जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में। तो अमृतसर का देखिए ये लोकेशन है। तो ये इस तरीके से लोकेशन बना दीजिए, एरो बना करके नंबर 4 लिख करके अमृतसर लिख दीजिए। और पांचवा प्रश्न था कि वह स्थान जहां से 1920 में असहयोग आंदोलन का उद्घोष हुआ। तो असहयोग आंदोलन का उद्घोष कहाँ हुआ था? कलकत्ता से हुआ था। तो चूंकि पांचवा प्रश्न है तो नंबर 5 लिख करके यहाँ पर कलकत्ता लिख दिया गया है। 9B का पहला प्रश्न दिया है कि राजस्थान की राजधानी इस चिन्ह के द्वारा, यानी सी लिख करके बॉक्स बनाइए चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। दूसरा क्वेश्चन है, महानदी पर निर्मित एक बांध। तो महानदी पर निर्मित बांध कौन सा है? हीराकुंड है। और चिन्ह देख लीजिए, इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। तीसरा प्रश्न है कि उत्तर भारत की एक प्रमुख नदी, ये इस वाई चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। और चौथा प्रश्न है, भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र को चिन्ह द्वारा नाम सहित। और पांचवा प्रश्न है, दक्षिण भारत का कहवा उत्पादक कोई एक राज्य यानी कर्नाटक को इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाना है। अब चलते हैं भारत के मानचित्र में 9B यानी कि भूगोल से संबंधित मानचित्र संबंधी प्रश्नों को दर्शाते हैं। देखिए, ये सबसे पहले आप ऊपर लिख दीजिए प्रश्नोत्तर 9B। जो पहला प्रश्न था कि राजस्थान की राजधानी, तो राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। तो चूंकि प्रश्न नंबर 1 था और जयपुर का लोकेशन ये रहा, तो ये सी लिख करके मैंने जयपुर लिख दिया है। तो ये प्रश्न नंबर 1 को दर्शा दिया। दूसरा प्रश्न था महानदी पर निर्मित एक बांध। देखिए, महानदी पर निर्मित बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। और हीराकुंड बांध का लोकेशन कहाँ पर है? ये। और उसको इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 2। ये दूसरा प्रश्न है, ये लिख दिया मैंने दूसरा नंबर हीराकुंड बांध।
तीसरा प्रश्न है उत्तर भारत की एक प्रमुख नदी। तो उत्तर भारत की एक प्रमुख नदी गंगा नदी को दर्शा दीजिए यहाँ पर। तो ये गंगा नदी का उद्गम स्थल है। तो इस तरीके से ऐसे करके ये ला करके ऐसे बना दीजिए। और नंबर 3 चूंकि प्रश्न था तो यहाँ पर लिख दिए गंगा नदी। चौथा प्रश्न था कि भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र को, तो देखिए भारत का एक परमाणु ऊर्जा केंद्र मैंने क्या दर्शाया है, तारापुर। ये प्रश्न नंबर 4 है, तारापुर दर्शा दिया है। और आप जानते हैं कि नरौरा यहाँ पर है, और नरौरा के अलावा रावत भाटा है, काकरापार है, तारापुर है, कर्नाटक में कैगा है और तमिलनाडु में कलपक्कम है। तो किसी भी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र को आप दर्शा सकते हैं और मैंने यहाँ पर तारापुर को दर्शाया है। और ये चौथा प्रश्न था आपका कि भारत का कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र इस चिन्ह के द्वारा दर्शाइए। पांचवा प्रश्न था दक्षिण भारत में कहवा उत्पादक का कोई एक राज्य। तो ये दक्षिण भारत में देखिए, दक्षिण भारत में कहवा उत्पादक यानी कॉफी का प्रोडक्शन करने वाला राज्य कौन सा है, कर्नाटक। तो ये 5वां नंबर प्रश्न है, कर्नाटक मैंने लिख दिया और कर्नाटक का मैंने लोकेशन दर्शा दिया। तो इस प्रकार आपका 9A तथा 9B दोनों मानचित्र संबंधी प्रश्न 10 नंबर का सॉल्यूशन कर दिया गया।